हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वह थोड़ा मजेदार है। आज के अखबार में एक खबर है कि दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में एक नए पेशे का एक जन्म हुआ है। यह पेशा है बाजार कुली का। यानी आप अगर लाजपत नगर बाजार में गए हैं शॉपिंग करने के लिए और आपके हाथ में कई बैग हो गए हैं या बैग बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक सर्विस आई है जिसमें यंग नौजवान आपका बैग पकड़कर आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे और आप खरीदते जाइए और आपका बैग पकड़ते जाएंगे। कई बार आपको बैठने की जगह भी वो ढूंढ कर बताएंगे, क्योंकि वो मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कहाँ बैठने की जगह है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो आपका बैग सामान लेकर के वो आपका इंतज़ार करेंगे और कोई ऑटो रिक्शा या टैक्सी तक जाने के लिए आपके साथ चलेंगे, यहाँ तक कि मेट्रो तक भी आपके साथ चलेंगे। इसे लोग नया नाम जरूर देंगे। मैं इसको कहता हूँ कि यह एक बाजार का कुली, एक नया व्यवसाय पैदा हो चुका है। इसी के पहले एक और व्यवसाय भी प्रकाश में आया है। ये 2-3 साल से या 2 साल से चल रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो गया, चल रहा है और शायद पहले से। पोर्टर सर्विस, मतलब आपको अभी कोई डॉक्यूमेंट या कोई सामान यहाँ से कहीं भेजना है, दिल्ली के उस पार भेजना है, एयरपोर्ट के पास भेजना है, नोएडा भेजना है, गाजियाबाद भेजना है, शादरा भेजना है, कहीं भेजना है, तो आप पोर्टर सर्विस में बुक करिए तो एक कोई यंग नौजवान आएगा और आपका सामान लेकर जाएगा। यदि पेड है तो आप खुद पैसा दे देते हैं, या तो जहाँ सामान पहुँचाएगा वह व्यक्ति वहाँ पर उसको पेमेंट हो जाएगा। कई लोग तो अपने घरों से फ्रेश लंच भी मंगवा रहे हैं इस पोर्टर सर्विस के द्वारा। इसके पहले जो पॉपुलर हो चुका है ये अपना जो है होम डिलीवरी बॉयज़ की सर्विस। अब तो छोटे छोटे ग्रोसरी की दुकानें और मेडिकल स्टोर भी, यहाँ तक कि मिठाई के स्टोर भी, ग्रोसरी, मिठाई, मेडिकल, हर जगह एक दो नए नौजवान लोगों को रख रहे हैं जो आपका सामान आपके घर पहुंचाएंगे। इसके पहले डिलीवरी बॉयज़ का मतलब था ये जोमेटो वगैरह इन कंपनियों का खाना आपके घर आता था, या कुरियर वाला कोई चीज़ है उससे मिलता जुलता। उसके पहले उबर टैक्सी आई। तो अब यह कई लोग इसको गिग वर्कर्स भी बोलते हैं। इनकी नौकरी का कोई पक्की रसीद नहीं है, पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कब इनको निकाल दिया जाए, कब ये बाहर हो जाएं, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा गारंटी नहीं है इस रोजगार की। लेकिन फिर भी हजारों हजार नौजवान इन नए पेशों में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, रुपए का दाम गिरता जा रहा है, शायद यह $100 $1 का जो एक्सचेंज रेट कभी भी हो सकता है। आज भी बतला रहे हैं लोग कि एयरपोर्ट पर अगर आप डॉलर खरीद रहे हैं, आप जा रहे हैं अमेरिका,
और डॉलर खरीद रहे हैं तो 103 रुपये का $1 मिलेगा, 104 रुपये का। तो ये नया खरीदार तबका कहाँ से पैदा हो गया है? तो आपको मालूम होगा जो बड़े बिजनेस में हैं उनके यहाँ उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। दिल्ली में एक और बिजनेस है, वह बिजनेस है भाड़े पर किराए की दुकान और घर देना। दिल्ली में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका पूरा जीवन किराए के पैसे से चलता है, और कुछ भाड़े तो इतने महंगे हैं जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स में जहाँ 1-1 करोड़ के रुपए की आ जाते हैं हर महीने आमदनी के। तो यह एक तबका है जो आज भी गोल्ड खरीद रहा है, जो आज भी सिल्वर के बर्तन खरीद रहा है, जो आज भी विदेश जा रहा है ट्रैवल पर इसी समाज से एक बड़ा सा तबका ऐसे कामों में लग रहा है जहाँ काम का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गारंटी नहीं। जब तक आप यंग हैं दौड़ दौड़ भाग भाग ये काम कर सकते हैं, लेकिन 50 साल के बाद 60 साल के बाद भी आप यही काम कर सकते हैं? इस पर सवाल तो उठता ही है। तो जो हम कहना चाहते हैं, यह स्थिति कैसे आई? और ये काम करने वालों की कोई न कोई जाति तो होगी ही। भारत में ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसकी जाति न हो। इस्लाम में भी जातियां हैं, क्रिश्चियनिटी में भी जातियां हैं, सिखिज्म में भी कुछ जातियां हैं। तो किस जाति के लोग होंगे, इस पर कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई है। आप पोर्टर सर्विस जब बुक करते हैं तो हो सकता है अगर इंडिविजुअल पोर्टर को पे कर रहे हो आप ऑनलाइन, तो उसकी जाति पता चल जाती है। सब्जी मार्केट में भी कई लोगों की जातियां पता चल जाती हैं जब आप पे करते हैं उनको ऑनलाइन पैसा। कुछ साल पहले रवीश कुमार, एक माने जाने बहुत ही साहसी पत्रकार रवीश कुमार हैं, उन्होंने एक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए किया था। और रिपोर्ट के आखिर में उनका एक वाक्य था कि सिक्योरिटी गार्ड के पेशे में यूपी बिहार के अधिकतर ब्राह्मण, भूमिहार और क्षत्रिय नौजवान हैं। उबर टैक्सी में जो ड्राइवर्स हैं, इनकी भी जाति की पता जब आप पेमेंट करते हैं तो चल जाती है। और मेरा ऐसा अनुमान है, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग वर्किंग क्लास की तरह दिल्ली में जीते हैं। आप जो ये घर कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जो महिलाएं आकर अपनी आप बीती बताती हैं, उनका जब नाम का पता चलता है तो उनका उससे जाति का भी पता चल जाता है। तो बहुत सारे अपर कास्ट के नौजवान, मेरा यह एक अनुमान है, मेरा अनुमान में मुझसे गलती भी हो सकती है, लेकिन मात्र 20% पॉपुलेशन के से आने वाले लोग, अगर ऊबर सर्विस में हर तीसरा आदमी अग्रवाल है या जैन है या मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, सिंह साहब हैं, शर्मा जी हैं, हम पूछते हैं कई बार, शर्मा जी आप दिल्ली वाले, वेस्टर्न यूपी वाले शर्मा हैं या लखनऊ के पूरब के? तो अगर उन्होंने कहा लखनऊ के पूरब से लेकर बिहार तक वाले हम शर्मा जी हैं, तो हो सकता है वह विश्वकर्मा हो, लोहार हों, बढ़ई हों। पर अगर दिल्ली के शर्मा है, हरियाणा के शर्मा है, वेस्टर्न यूपी के शर्मा है, तो सर्टनली ब्राह्मण हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड में सवर्ण समाज के लोग हैं, ये उबर सर्विस में सवर्ण समाज के लोग हैं। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, अनुमान है कि पोर्टर सर्विस में और जो बाजार के कुली की सर्विस में भी अपर कास्ट के नौजुवक बड़ी संख्या में हैं। अब जो सवाल यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये वही नौजवान है जो 5-10 साल पहले राहुल गांधी की रैलियों में मोदी 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 करते घुस जाते थे।
और सवर्ण समाज में अपवाद तो हर जगह होते हैं। मान लीजिए 2% सवर्ण समाज में अपवाद के रूप में बीजेपी के विद्रोही हैं, पर अधिकतर प्रोफेसर से लेकर के एक अपर कास्ट का व्यक्ति जो पान बेच रहा है या पोर्टर है, वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में उनका ओपिनियन एकदम एक ही तरह का है। इसी को कहते हैं अंधभक्ति। अंधभक्त उधर भी हैं, अंधभक्त इधर भी हैं, यानी अंधभक्त अपर कास्ट में भी हैं, अंधभक्त दलितों में भी हैं। तो अपर कास्ट का अंधभक्त वह पतन की राह पर है। आप अगर गूगल करें तो रेलवे में ही लाख से ऊपर नौकरियां खाली पड़ी हैं, बैंकों में नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारी विभागों में नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो मान लीजिए अगर 1 लाख या 2 लाख नौकरी जो हर साल मिलनी चाहिए उसकी भर्ती नहीं हो रही है, तो जो जातीय आधार पर अगर देखें तो जो नौकरी की जातीय संरचना है तो 50% तो अपर कास्ट के ही लोग हैं। SC ST OBC का आरक्षण जोड़ लें तो ये 50% से तो ऊपर जाता नहीं है। तो 50% पोजीशंस तो अपर कास्ट को ही जाती हैं। तो अगर 2 लाख नौकरियां नहीं आई जिनको आना चाहिए था, तो 1 लाख तो अपर कास्ट की गई और उनकी पॉपुलेशन करीब 20% है। दलित तो अपनी पॉपुलेशन के आसपास पाता है, आदिवासी अपनी पॉपुलेशन के आसपास पाता है, OBC अपनी पॉपुलेशन का 50% पाता है, पर अपर कास्ट तो अपनी पॉपुलेशन से कई गुना। और मेरिट की बात छोड़ दीजिए, अभी जो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आइए। तो सबसे अधिक हार्म नौकरी न खुलने से, बीजेपी सरकार आने से अपर कास्ट का है। फिर भी अपर कास्ट में प्रोफेसर से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के पोर्टर और पान के दुकानदार तक अपर कास्ट के व्यक्ति का एक ही मत है कि बीजेपी सरकार एक बार फिर आनी चाहिए। इसी को अंधभक्ति कहते हैं। भक्ति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी के डिवोशन में होता है। ईश्वर, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, वह ईश्वर की कही बातों को क्वेश्चन नहीं करते हैं। और अंधभक्ति तो उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि आपने सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी है। और जो मेरा असेसमेंट है इस समाज में, जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, तो अपर कास्ट का बीजेपी के प्रति मोह इस कदर स्ट्रांग होता जा रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश बिहार में अपर कास्ट के लोग हीरो के तबेले में काम करना नहीं शुरू कर देंगे तब तक बीजेपी से वो हटने वाले नहीं हैं। पर क्यों यह अंधभक्ति? क्यों? किसी ने, कोई ऐसी शक्ति है, मेरा तो शक RSS पर है, जो अपर कास्ट को ये समझा दिया है कि हम पुराने जाति व्यवस्था को फिर से कुछ हद तक वापस लाएंगे। तो जो पुरानी व्यवस्था थी तो उसमें आधा बीघा जमीन वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या भूमिहार भी अपने हाथ से हल नहीं चलाता था। मैं अपने गांव के बारे में जानता हूं, अपने गांव के आसपास के बारे में जानता हूं, जो बीच में अभी 5 गांव का अध्ययन मैंने किया है। यह एक कहावत है कि अपर कास्ट का व्यक्ति हल की मुठिया तक नहीं छूता था। तो इनका खेत कौन जोतता था? तो इनका खेत कोई हलवाहा जोतता था, वो अक्सर दलित होता था। और पर अगर एक ही बीघा खेत है तो क्या हलवाहा, क्योंकि हलवाहे का तनख्वाह नहीं होता था, 1 आने पहले मिलता था 6 नए पैसे, पर उसके बदले वह 1 बीघा जमीन देता था। पर जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के पास सिर्फ आधा बीघा जमीन है
तो वो अपने हलवाई को क्या देगा, तो इसको हर्षच कर लेते थे। यानी कि एक हलवाहा एक दिन उनके पास काम करेगा, एक दिन किसी और के पास करेगा। हो सकता है 3 लोग मिलकर के एक हलवाहा रखते हों, लेकिन वह मालिक तो था एक दलित परिवार का। इसीलिए जो कहावत है कि ये शासक जातियां हैं, यानी हर परिवार किसी न किसी दलित परिवार पर शासन करता था। तो इसकी उम्मीद जगा दिया है किसी ने कि इस तरह की व्यवस्था हम फिर से वापस लाएंगे, यानी औद्योगिकरण को कमजोर करना पड़ेगा, रुपए के सर्कुलेशन को कमजोर करना पड़ेगा, रोकना होगा ताकि पुरानी व्यवस्था आ जाए। यह व्यवस्था आएगी कि नहीं? अब बैल खत्म हो गए तो हलवाई प्रथा कैसे आ सकती है? अब दलित भूख से मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन बाबू साहब के घर खाना वो लेने शादी के दूसरे दिन नहीं जाएंगे। अब वह व्यवस्था, ये विश्व का एक सिद्धांत है कि जब सोशल इंस्टीट्यूशंस टूटती हैं तो फिर वह वापस नहीं आ पाती हैं, कुछ नई चीज वापस आती है। तो अब नई चीज, जो जितने बुरे दिन, पराधीनता के जो दिन दलितों ने देख लिए हैं अपर कास्ट के नीचे, अब वो आने वाले नहीं हैं। पर अंधभक्तों को लगता है कि बीजेपी पुराने दिन वापस ला देगी, जहां हम शासक वर्ग के रूप में समाज में अपनी उस्तादी चलाएंगे। तो इस अंधभक्त के दौरान, अंधभक्ति में वह अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी इनके घर की महिलाएं एक बाजार में बाकी तथाकथित छोटी जातियों की महिलाओं के साथ बैठकर सब्जी बेचें, तब जाकर के इनके दिमाग में आएगा कि इनके साथ तो बीजेपी का शासन एक धोखा हो गया। तो यह तो अंधभक्त उधर के हो गए। क्या दलितों में अंधभक्त नहीं है? दलितों में एक ऐसा तबका है जहां प्रोफेसर से लेके आईएएस अफसर, रिटायर्ड या सर्विंग से लेके दलित चपरासी या दलित बेरोजगार या वह दलित नौजुवक जो अपने पिता के पेंशन पर जी रहा है, अपने पिता की पेंशन पर शादी कर रहा है, अपने पिता के पेंशन के बदौलत बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी कहता है हमें हुक्मरान बनना है। यानी जिस तरह से द्विज यानी अपर कास्ट के लोग सोचते हैं कि उनका राज कभी वापस आ जाएगा, आरएसएस बीजेपी ला देगी वापस, वैसे ही दलितों का में एक ऐसा तबका है जो सोचता है हम इनके ऊपर हुक्म करने वाले बन जाएंगे, हम राजपाट हम स्थापित कर लेंगे। इस मुहिम में इस चेतना के चलते उसने एजुकेशन के अधिकार को छोड़ दिया है। उससे फ्रीशिप और स्कॉलरशिप की बात करिए तो आपसे नाराज हो जाता है, उससे ये कहिए कि सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं तो वो नाराज होता जाता है। वो तो कई बार इतना सोचता है कि जितना बेरोजगारी बढ़ेगी दलितों में, उतना व्यवस्था के खिलाफ लोगों में एक आंदोलन होगा। मुझे याद है एक बहुत बड़े प्रोफेसर इसी भारत में हैं जो दलित समाज के, उन्होंने कहा दलितों पर जितना अत्याचार होगा वह हमारी पार्टी की तरफ उतना ही भाग कर आएंगे। तो दलितों में भी एक ऐसा तबका है जिसने सोचने समझने की सारी शक्ति खो दिया है और अपने समाज को उस अंधेर टनल में, उस अंधेर खाई में ले जा रहा है जहां दुख के अलावा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी, फ्रीशिप खत्म हो जाएगी, नौकरियां नाम मात्र की बच जाएंगी। तो यही हुक्मरान कहने वाला तबका जो अंधभक्त हो गया है इस विचारधारा का, वह जो है तब गुटके के लिए यहाँ वहाँ भागेगा और उसको अगर बैटरी की का रिक्शा मिल गया तो उसको ही वह बहुत बड़ी उपलब्धि समझेगा। तो मैं दलित समाज के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की अंधभक्ति छोड़िए। आप जो भी
आपके सामने आकर कह रहा है मैं आपको राजपाट दिलाऊंगा, तो वह किसी का प्लांट किया हुआ आपका शत्रु है। अब चूंकि उसको बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पड़ता है, बगैर बाबा साहब के नाम के लेने से, बगैर नीले रंग के झंडे से आपके समाज में वो घुसपैठ नहीं कर सकता है। तो दलितों का अंधभक्त किसी द्वारा, साजिश द्वारा, या उनकी खुद की इच्छा है कि ये समाज डूब जाए, एकदम डूब जाए, तो दोनों अंधभक्त, दलितों के अंधभक्त और द्विजों के अंधभक्त अपने अपने समाज को डुबो रहे हैं। जिनको संभल जाना है वो संभल जाएं। अगर आपको इन नए विचारों का यह YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सपोर्ट करके, इस पर जो बटन है ज्वाइन करने की, इसको ज्वाइन करिए। 799 रुपीज़ हर महीने आप कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जिन अधिकारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उन अधिकारों को हम खोते जा रहे हैं। और हमें यह कहने में शर्म नहीं आती है, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम, जय भारत।